हिंदी। ये बहुत ज्यादा है। वांग टैंग। कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि भेड़ के सिर वाला शैतान राजा इस समय कितना हताश था। शैतानी रूपांतरण के बाद उसके 2 और सिर और 4 भुजाएं विकसित हो गईं। फिर भी वांग टैंग ने तुरंत उसकी नकल की और 8 भुजाओं वाला विशालकाय पत्थर बन गया। यह विश्वास करना कठिन था कि वो उसे निशाना नहीं बना रहा था। भेड़ सिर वाला शैतान राजा निराश और क्रोधित महसूस कर रहा था। क्या वो दूसरे मार्शल योद्धा से मिलने की योजना बना रहा था? चलो भी। लानत है, मैं अपनी जिंदगी के लिए लड़ूंगा। भेड़ के सिर वाला शैतान राजा ही अकेला नहीं था जो सोचता था कि वांग टैंग लड़ाई में शामिल होना चाहता है। यहां तक कि काठू को भी ऐसा ही लगता था। उसने भौहें सिकोड़ी और जल्दी से कहा, हस्तक्षेप मत करो। यह मेरा शिकार है। वांग टैंग। इस बार वांग टैंग उलझन में था। वो बस ये देखना चाहता था कि उसका विचार काम करेगा या नहीं। एलियन मार्शल योद्धा ने अचानक उसे हस्तक्षेप न करने की चेतावनी क्यों दी? क्या मैं ऐसा दिखता हूं कि मैं एक व्यस्त व्यक्ति हूं? क्या तुम एक बेवकूफ हो? इसका मुझसे क्या लेना देना है? तुम अपनी लड़ाई जारी रख सकते हो। वांग टैंग की चिड़ी हुई आवाज चट्टान के विशालकाय के भीतर से आए। वो मुड़ा और कथू से दूर देखने लगा। कथू। भेड़ सिर शैतान भगवान। संयोगवश जब वांग टैंग मुड़ा तो उसका सामना ऑगस्ट से हुआ। ऑगस्ट उस विशालकाय शैतान राजा से लड़ रहा था। उसने भौहें सिकोड़कर ठंडे स्वर में कहा, रुको। अगर तुम एक और कदम आगे बढ़े तो मुझे असभ्य होने का दोष मत देना। इनमें से कोई भी अभिमानी प्रतिभा नहीं चाहती थी कि वांग टैंग उनकी लड़ाई में हस्तक्षेप करे। आखिरकार इस आदमी ने अभी अभी एक शैतान राजा को मारा था। अगर वो उनकी लड़ाई में शामिल हो गया तो उनके पास कोई मौका नहीं होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग टैंग उलझन में था। इन सभी एलियंस के दिमाग में क्या गड़बड़ है? क्या वे सोचते हैं कि मैं एक कामचोर व्यक्ति हूं? चले जाओ। जब ऑगस्ट ने देखा कि वांग टैंग बिना हिले डुले एक ही स्थान पर खड़ा है तो वो अधीर हो गया। क्या बकवास है? वांग टैंग का गुस्सा भड़क गया। उसकी नजर तेज हो गई और वो चिल्लाया, तुम किस पर चिल्ला रहे हो? तुम। ऑगस्ट ने उत्तर दिया। मुझे आपकी बात क्यों सुननी चाहिए? आप कौन हैं? मैं हस्तक्षेप करने की योजना नहीं बना रहा था, लेकिन जब से आपने इसका उल्लेख किया है, मैं बस यही करूंगा। वांग टैंग ने उपहास किया। उसने अपने चट्टानी शरीर को नियंत्रित किया और ऑगस्ट और विशाल शैतान भगवान की ओर दौड़ा। बूम बूम बूम। जब विशालकाय पैरों ने जमीन पर धमाका किया तो जोरदार धमाके सुनाई दिए। उसकी ताकत से जमीन कांप उठी। ये भयानक था। मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे ये सब झेलना पड़ा? विशाल शैतान भगवान की अभिव्यक्ति बदल गई। NOVELBE ओम। उसे बहुत बुरा लगा। उसने बिना कुछ किए ही एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी पा लिया था। ये सब इस सुनहरे बालों वाले इंसान की गलती है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे ढूंढने मत आना। दूर जाओ। विशालकाय शैतान राजा मन ही मन बड़बड़ा रहा था। वो इतना निराश था कि उसे खून की उल्टी आने लगी। सच तो ये है कि ऑगस्ट बहुत शक्तिशाली था। शैतान राजा के लिए अकेले उससे निपटना मुश्किल था और वो नुकसान में भी था। अगर वांग टैंग भी उसके साथ शामिल हो जाता तो उसकी हालत बहुत खराब हो जाती। ऑगस्ट का चेहरा खराब हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसने वांग टैंग को गलत समझा था। अरे यार, अगर तुम दखल देने का इरादा नहीं रखते तो तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। इस बड़ी गलतफहमी के लिए मैं किसे दोषी ठहराऊं? हा हा हा, कथू ने खुशी से कहा। सौभाग्य से उसका रवैया बुरा नहीं था, इसलिए उसने वांग टैंग को उकसाया नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो वो खुद ही हताश हो जाता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन धमाका। वांग टैंग को इस बात की परवाह नहीं थी कि वे क्या सोचते हैं। वो अपने विशाल शरीर के साथ उछला और हवा में 10 मीटर से ज्यादा की दूरी तय की। अपनी सभी 8 भुजाएं उठाकर उसने उन्हें नीचे झुका दिया। 5 तत्वों वाली मुट्ठी चेतना ने 8 मुट्ठियों के चारों ओर एक मोटी परत बना ली। 5 अलग अलग रंगों की रोशनी खिल उठी। इस समय वांग टैंग को 8 भुजाओं वाले शैतान शरीर का वास्तविक उपयोग समझ में आ गया। वह अपनी 18 टास्क मल्टीटास्किंग कौशल और विभिन्न बलों के साथ विलय करने के बाद ही इसकी वास्तविक क्षमता और शक्ति को मुक्त कर सकता था। विशालकाय शैतान राजा प्रकाश की चकाचौंध भरी किरणों से लगभग अंधा हो गया। उसकी पुतलियां अनियंत्रित रूप से सिकुड़ गईं और वो स्तब्ध रह गया। 5 तत्व। वांग टैंग के पास सभी 5 तत्वों की शक्तियां थीं। यहां तक कि ऑगस्ट भी हैरान था।
वो अपने द्वंद्वयुद्ध में हस्तक्षेप करने के लिए वांग टैंग पर गुस्सा होना भूल गया और उसे ध्यानहीनता से घूरने लगा। इस धरतीवासी में ऐसी प्रतिभा कैसे हो सकती है? एक प्रसिद्ध विश्व प्रतिभा के रूप में उन्हें थोड़ी जलन महसूस हुई। दूसरे एलियन प्रतिभावानों ने भी इस तरफ की स्थिति देखी और वे आश्चर्यचकित हो गए। क्या वांग टैंग वास्तव में एक पृथ्वीवासी था? वो इतना प्रतिभाशाली कैसे हो सकता है? सभी को यह अविश्वसनीय लगा। इस अविकसित ग्रह पर ऐसे प्रतिभाशाली मार्शल योद्धा के जन्म की कल्पना करना कठिन था। विशाल शैतान राजा ने जब देखा कि वांग टैंग उस पर झपट रहा है तो उसने अपनी चौकसी कम करने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत जवाबी हमला किया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके शरीर के चारों ओर काली रोशनी फैल गई। उसकी हत्या की मंशा इस तरह जल रही थी मानो उसने किसी गुप्त शास्त्र का इस्तेमाल किया हो। धमाका! उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। यह विशालकाय शैतान राजा भी एक दुर्जेय व्यक्ति था। पीछे हटने के बजाय वो आगे बढ़ा और अपनी मोटी भुजा से वांग टैंग की 8 मुट्ठियों का स्वागत किया। धमाका! 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 एड्स बाय पब फ्यूचर। एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। यह मुक्कों की लड़ाई थी। ये सरल और भद्दा था। विशालकाय जाति अपने मजबूत शरीर के लिए जानी जाती थी, इसलिए वे हमेशा अपने विरोधियों को दबाने के लिए अपने भौतिक शरीर का उपयोग करते थे। दुर्भाग्य से उसकी मुलाकात अप्रत्याशित वांग टैंग से हुई। लाभ पाने के बजाय उसे हार का सामना करना पड़ा। विशालकाय शैतान राजा के पास इतना समय और प्रयास नहीं था कि वह अपने ऊपर फेंकी गई 8 भुजाओं को संभाल सके। 4 भुजाओं से लड़ना तो और भी मुश्किल था, 8 से तो और भी मुश्किल। ये तो बहुत ज्यादा था। शैतान राजा रोने के कगार पर था। धमाका! विशाल शैतान राजा ने अपनी बाहें ऊपर उठाईं और 2 चट्टानी भुजाओं से हमले को रोक दिया। जैसे ही वो अपनी बाहें वापस खींचने वाला था, वांग टैंग ने अचानक अपनी मुठ्ठियां खोली और विशाल शैतान राजा की कलाइयों को पकड़ लिया। विशालकाय शैतान राजा के चेहरे के भाव बदल गए। उसकी सारी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो गईं और उसके शरीर से तीव्र ऊर्जा फूट पड़ी, क्योंकि वो चट्टानी भुजा के नियंत्रण से मुक्त होने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि दोनों चट्टानी भुजाएं हवा में जम गई हैं। वे दृढ़ और कसे हुए थे। वो अपनी भुजाएं बाहर नहीं खींच पा रहा था। तुम्हारी ताकत बहुत कमजोर है। तुम मुझसे नहीं लड़ सकते। वांग टैंग ने नाक भान सिकोड़ी। बाकी 6 भुजाएं आक्रामक तरीके से नीचे गिरी। बूम बूम बूम। जैसे ही 6 मुठ्ठियां विशाल शैतान भगवान के शरीर से टकराईं, सभी 5 शक्तियां फट गईं। एक भुजा में जहरीली शक्ति भी थी। ये 5 मूल तत्व शक्तियों के भीतर छिपते हुए विशाल शैतान भगवान के शरीर पर आक्रमण कर रही थी। वांग टैंग वाकई चालाक था। 5 तत्व पर्याप्त नहीं थे, उसे और भी तत्व जोड़ने पड़े। यहां तक कि एक शैतान राजा भी दानव कमल विष शरीर के जहर को संभालने में सक्षम नहीं होगा। विशालकाय शैतान के शरीर की मांसपेशियां धंस गईं। 5 मूल तत्व बल, विष बल के साथ उसके शरीर में विस्फोट होने से उसे गंभीर चोट लगी। उसने अपना विशाल मुंह खोला और पागलों की तरह संघर्ष करते हुए क्रोध में चिल्लाया। वो वांग टैंग से मुक्त होना चाहता था, लेकिन नहीं कर सका। बूम बूम बूम। वांग टैंग ने शेष 6 भुजाओं को नियंत्रित किया और शैतान राजा पर बार बार हमला किया। सभी मुठ्ठियां सीधे उसके शरीर पर गिरीं। भयावह ऊर्जा और असीम बल शैतान राजा के शरीर में उमड़ पड़े। नहीं, विशाल शैतान राजा डर गया क्योंकि वांग टैंग की मुठ्ठियां उस पर पड़ी। डर उसके दिल में घुस गया और वो डर के मारे दहाड़ने लगा। शीघ्र ही एक विस्फोट ने उसकी आवाज को दबा दिया। धमाका! विशालकाय शैतान राजा का शरीर फट गया था। वांग टैंग ने अपने शरीर को क्रूर बल से उड़ा दिया। मांस और खून हवा में बरसने लगे और पूरी जमीन पर बिखर गए। सब लोग ये दृश्य देखकर दर्शकों में सन्नाटा छा गया। ऑगस्ट बिना कुछ बोले वहीं रुक गया। उसका चेहरा हरा हो गया और उसकी आवाज बंद हो गई। नेझा वांग टैंग। वांग टैंग ने एक शैतान राजा को जबरदस्ती विस्फोट कर दिया। दृश्य बहुत भयानक था। सभी शैतान सरदारों ने मुंह बनाया। वे चकित और क्रोधित थे। कोई भी व्यक्ति जिसने अपने साथी को इतनी बुरी तरह से पिटते हुए देखा होगा, वो अवाक रह जाएगा। अन्य विदेशी उम्मीदवार भी आश्चर्यचकित थे। वे अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते थे। वे गृह स्तर के मार्शल योद्धा थे, लेकिन वे जानते थे कि वे वांग टैंग द्वारा किए गए काम को दोहरा नहीं सकते। उसने एक शैतान राजा के शरीर को नष्ट कर दिया था। इसके अलावा यह एक विशाल जाति का शैतान राजा था जो अपने कठोर शरीर के लिए जाना जाता था।
मध्य महाद्वीप के पैरामीटर के इर्द गिर्द तैरते युद्धयानों में विभिन्न देशों के युद्ध योद्धा स्क्रीन पर मुंह खोले छवि को घूर रहे थे। उनके शब्द गले में अटके हुए लग रहे थे। वे बोलना चाहते थे लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। यह एक भयानक दृश्य था। हर एक शैतान प्रभु स्तर की उपस्थिति तबाही का प्रतिनिधित्व करती थी। जिंगू महाद्वीप को बहुत नुकसान हुआ था, इसलिए सभी देशों को पता था कि शैतान प्रभु कितने शक्तिशाली थे। लेकिन इन शैतान सरदारों को वांग टैंग ने रेत की बोरियों की तरह पीटा था। उनके पास जवाबी हमला करने का कोई मौका नहीं था। कितना भयावह! विशालकाय शैतान राजा की मौत ने दिखा दिया कि वांग टैंग कितना शक्तिशाली था। इसने पृथ्वी के सभी सामान्य स्तर के मार्शल योद्धाओं को चकित कर दिया। देश जिया, व्हाइट ईगल नेशन, कंट्री बोआ, कंट्री स्टार और दूसरे बड़े देशों के महत्वपूर्ण लोग कंट्री जिया के युद्धक जहाजों को घूरने लगे। उनकी आंखों में ईर्ष्या और जलन छिपी नहीं थी। इतना बड़ा अंतर क्यों था? उनके देश में कोई अदम्य प्रतिभा क्यों नहीं उभरी? देश जिया में कोई ऐसी प्रतिभा क्यों थी? योद्धाओं का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। उनकी आंखें लाल हो गईं। ग्रह स्तर के मार्शल योद्धाओं की शक्ति को देखने के बाद उन्हें अंततः समझ में आ गया कि दुनिया में एक बड़ा बदलाव हो रहा है। औद्योगिक क्रांति की तरह ये सभ्यता के लिए एक बड़ी छलांग लगाने का अवसर था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अवसर उनके सामने ही था। ऐसी क्रांति का अर्थ प्रमुख शक्तियों में फेरबदल भी था। देश जिया का उदय, जिसमें वांग टैंग था, अपरिहार्य था। धूल जमने के बाद उन्हें प्रमुख भूमिका भी मिल सकती थी। योद्धाओं के मन में कई विचार चल रहे थे। उनके सामने युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन वे पहले से ही भविष्य के बारे में सोच रहे थे। यह एक राजनेता की मानसिकता थी। मार्शल आर्ट के नेता और देश जिया के युद्ध कौशल के अन्य मार्शल योद्धा आश्चर्यचकित रह गए। फिर असीम खुशी ने उन्हें अभिभूत कर दिया। अच्छा, नेता ने जोर से ताली बजाई। वो अपनी खुशी को रोक नहीं सका। NOWELL-BE-IN.C ओम। हा, वांग टैंग मजबूत हो रहा है। कमांडर होंग हंसे। कमांडर योंग और कमांडर लोंग ने उत्साह से सिर हिलाया। वे भी अपनी खुशी को दबा नहीं पाए। उनकी पीढ़ी के लोगों की राष्ट्रीय पहचान बहुत मजबूत थी, खास तौर पर इसलिए क्योंकि वे जिया देश से थे। ये पहचान उनकी आत्मा में समाई हुई थी। इसलिए जब उन्होंने वांग टैंग को आगे बढ़ते देखा तो वे बहुत खुश हुए। इसका मतलब ये था कि वे, या यूं कहें कि वांग टैंग अपने देश को अभूतपूर्व गौरव हासिल कराएंगे। मध्य महाद्वीप के ऊपर आकाश में ये बंदा बिल्लियों की आंखों में एक अजीब सी चमक चमकी और वो खुद से बुदबुदाने लगी। उसकी बाकी बात किसी ने नहीं सुनी, सिर्फ वही जानती थी कि उसने क्या कहा। वो बहुत शक्तिशाली है। काठू उत्साहित हो गया और बेकाबू होकर चिल्लाया, वांग टैंग, इस लड़ाई के बाद मेरे साथ लड़ो। चले जाओ, तुम बदसूरत सन की। वांग टैंग ने आश्चर्य से काठू को देखा और उसे ठंडी आवाज में जवाब दिया। कथू का चेहरा जम गया। उसके होठों के कोने जोर से फड़कने लगे। बदसूरत सन की? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या मैं बदसूरत हूं? अगर तुम मुझे अस्वीकार करना चाहते हो तो तुम्हें कोई बेहतर कारण बताना चाहिए, कमीने। वांग टैंग को उसकी कोई परवाह नहीं थी। वो बहुत खुश था क्योंकि उसे कई विशेषता बुलबुले मिलेंगे क्योंकि उसने एक और शैतान राजा को मार दिया था। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को अपने ऊपर फैलाया और अपने चारों ओर के गुण बुलबुले उठा लिए। तारामंडल बल, अंधेरा, तारांकन 2300। इंपीरियल क्षेत्र आत्मा 520। सम्राट स्तर डार्क टैलेंट 240। 3 सिर 6 भुजाएं 360। शैतानी रूपांतरण तारांकन 20। वांग टैंग को लगा कि जैसे ही बुलबुले उसके शरीर में विलीन हुए, वो अत्यंत शांत हो गया। ये बेस्वाद था। लगातार 3 शैतान प्रभुओं से विशेषता बुलबुले उठाने के बाद वांग टैंग शांति से अपने लाभ का सामना कर सकता था। हालांकि जब उन्होंने 3 सिर 6 भुजाओं वाला गुण देखा तो उनकी अभिव्यक्ति फिर भी बदल गई। गंभीरता से उसे आश्चर्य हुआ कि क्या कोई ऐसी विशेषता होगी, लेकिन उसे नहीं लगा कि यह वास्तव में मौजूद है। उस विशालकाय शैतान राजा को मारना उचित था। अतीत में वह नहीं जानता था कि इन अंधकार में प्रेतों की शारीरिक संरचना का उपयोग कैसे किया जाए, लेकिन अब वह प्रबुद्ध हो चुका था। ये काया चुंबकीय सार के हृदय के साथ संयुक्त होने पर अत्यंत उपयोगी थी। चुंबकीय सार के हृदय की ऊपरी सीमा बहुत ऊंची थी, इसलिए वांग टैंग इसका लंबे समय तक उपयोग कर सकता था। वह आकाशीय अवस्था या उससे भी ऊपर पहुंचने के बाद भी इसका उपयोग जारी रख सकता था।
उसे विशालकाय शैतान राजा को कुचलकर मार डालने का एहसास याद आ गया। हालांकि यह तरीका कच्चा और सरल था, लेकिन ये ताजगी भरा लगा। वांग टैंग ने अपने शरीर में आए बदलावों पर ध्यान केंद्रित किया। 3 सिर 6 भुजाएं विशेषता 8 भुजाओं वाली शैतानी काया के समान थी जो उसे अतीत में मिली थी। वे दोनों काया प्रतिभाएं थीं, लेकिन एक के 3 सिर थे। 3 सिर होने से वह ज्यादा होशियार तो नहीं हो जाएगा, लेकिन उसकी नजर बेहतर हो जाएगी। कोई भी अंधा धब्बा नहीं होगा। खैर, ये काफी उपयोगी लगता है। कृपया भविष्य में मुझे नेझा वांग टैंग कहें। विशेषता बुलबुले एकत्र करने के बाद वांग टैंग ऑगस्ट की ओर मुड़ा। उसने उसके चेहरे पर गुस्सा देखा और बेपरवाही से कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने उसे गलती से मार दिया और तुम्हारे लिए एक शव छोड़ना भूल गया। ऑगस्ट को लगा कि उसकी पलकें कांप रही हैं। वो गाली देना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। ये बहुत कष्टप्रद था। ये कमीना निश्चित रूप से ये सब जानबूझकर कर रहा था। उसका रवैया थोड़ा खराब था, लेकिन वांग टैंग को उसे इस तरह उत्तेजित करने की जरूरत नहीं थी। यह आदमी संकीर्ण सोच वाला है। ऑगस्ट को अचानक से पछतावा हुआ कि उसने वांग टैंग को नाराज कर दिया था। इस युवक को धमकाना आसान नहीं था। हालांकि यह विचार उसके मन में केवल एक पल के लिए आया था। एक विश्व प्रतिभा के रूप में उसका अभिमान उसे अपनी गलती स्वीकार करने से रोकता था। ऑगस्ट ने उदासीनता से वांग टैंग को देखा और उपहास किया। अपने बारे में बहुत ज्यादा मत सोचो। तुमने सिर्फ एक शैतान राजा को मारा है। सच में, तुम वाकई बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तुम एक को क्यों नहीं मार देते? वांग टैंग ने व्यंग्य किया। अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। ऑगस्ट ने नाक भांज सिकोड़ी और वांग टैंग से दूर हो गया। एक शैतान राजा को पकड़ने के बाद वो गुस्से से उस पर टूट पड़ा। पिशाच शैतान राजा एक विदेशी उम्मीदवार के साथ लड़ रहा था। विदेशी उम्मीदवार नुकसान में था और उसके शरीर पर कई गंभीर चोटें लगी थीं। उसके मुंह के कोने से खून टपक रहा था। वो दुखी दिख रहा था। हटो! ऑगस्ट दौड़कर एलियन उम्मीदवार पर चिल्लाया। फिर उसने पिशाच शैतान राजा पर मूके बरसाए। एलियन उम्मीदवार ऑगस्ट पर गुस्सा था क्योंकि वो उसे नीची निगाह से देख रहा था, लेकिन साथ ही वो खुद को भाग्यशाली भी महसूस कर रहा था। वो इधर उधर नहीं रुका और दूर चला गया। जिंदा रहना सबसे महत्वपूर्ण बात थी। टकराना। ऑगस्ट पिशाच के अंधेरे भूत से टकरा गया। उसने कहा होगा कि उसे परवाह नहीं है, लेकिन वांग टैंग ने उसे उत्तेजित किया। इस प्रकार जब उसने हमला किया तो उसने सीधे अपनी अंतिम चाल का इस्तेमाल किया। एक भयानक मुट्ठी आभा पिशाच की ओर बह गई। भूमि का विनाश। एक ऑगस्ट सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। उसकी मुट्ठी भी सुनहरी रोशनी से ढकी हुई थी। यह एक चमकदार दृश्य था। धमाका। एक मुट्ठी छोड़ी गई और पिशाच शैतान भगवान पर फेंकी गई। पिशाच का चेहरा बदल गया। उसने अपने पंख पीछे की ओर फड़फड़ाए और लाल रंग की छाया में बदल गया और पलक झपकते ही गायब हो गया। ऑगस्ट ने शैतान के पीछे भागते हुए सुनहरी परछाइयों का एक निशान छोड़ा। वो उस आदमी पर मूके बरसाते हुए उसके करीब ही रहा। आस्क, इस बंदे को दिखावा करना पसंद है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सुपर सयान हो? वांग टैंग ने शिकायत करते हुए मुंह बनाया। उसने अपनी आवाज कम नहीं की, इसलिए ऑगस्ट, जो युद्ध के बीच में था, उसके शब्दों को पूरी तरह से पकड़ सका। उसके होठों के कोने कांप रहे थे। वो वांग टैंग के लिए कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन वो अपने सामने मौजूद पिशाच शैतान राजा पर अपना गुस्सा निकाल सकता था। अचानक उसके हाथ में एक लंबा भाला आया जिसकी नोक पर सुनहरी किरणें खिल रही थीं। ये भाला अंतरिक्ष में उछला और पिशाच शैतान राजा पर सीधा वार किया। छींटे। पिशाच शैतान राजा ने हड़बड़ाहट में प्रतिरोध किया, लेकिन भाला फिर भी उसे छेद गया। सुनहरे भाले की चमक उसके कंधे में घुस गई, जिससे खून की धार बह गई। कंधे के साथ साथ उसका एक हाथ भी अपंग हो गया। NOWELL-BE-IN.C ओम। आह! पिशाच शैतान राजा पीड़ा में चिल्लाया। उसका पीला चेहरा और भी सफेद हो गया और उसके माथे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें टपकने लगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लानत है, इंसान, तुम्हें मरना ही होगा। पिशाच शैतान राजा गुस्से में दहाड़ा। उसकी आंखें कड़वाहट और नफरत से भरी हुई थी और वो ऑगस्ट को घूर रहा था। गर्जन। अचानक उसके शरीर से काली रोशनी की किरणें निकली। काली रोशनी तेजी से घनी हो गई और शैतान राजा को निगल गई। अंधेरे में क्या हो रहा था, यह कोई नहीं देख पाया। काली रोशनी फैलती रही। वो आसमान में एक छोटे सूरज की तरह लटकी रही।
धीरे धीरे काली रोशनी से एक भयानक उतार चढ़ाव निकला। ऑगस्ट गंभीर हो गया। पिशाच शैतान राजा को उसके कारण शैतान रूपांतरण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। शैतानी परिवर्तन को तुच्छ नहीं समझा जाना चाहिए, चाहे किसी भी तरह के अंधेरे भूत ने इसका इस्तेमाल किया हो। ऑगस्ट ने काली रोशनी को दृढ़ता से देखा, जबकि उसके माथे पर झुर्रियां गहरी होती जा रही थीं। स्वूश! अचानक एक जोड़ी मांस के पंख काली रोशनी को चीरते हुए निकले। पंख बहुत विशाल थे। वे आकाश से नीचे लटके हुए थे, जिससे वहां बची हुई सारी रोशनी अवरुद्ध हो गई। यहां की स्थिति से हर कोई आकर्षित था। वे स्तब्ध थे। फिर काली रोशनी में से एक बड़ा सिर बाहर निकला। ये कैसा सिर था? ये बिल्कुल चमगादड़ के सिर जैसा दिख रहा था। हालांकि यह विशालकाय था, इसलिए यह अत्यंत डरावना और वीभत्स प्रतीत हुआ। विशाल शरीर काली रोशनी से बाहर निकल आया। पिशाच शैतान राजा एक विशालकाय चमगादड़ में बदल गया था। ओह, ये बड़ा चमगादड़ कितना डरावना है, वांग टैंग ने कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शैतान राजा ने अपना सिर घुमाया और वांग टैंग की ओर देखा। हालांकि जब उसने 8 भुजाओं वाले विशालकाय पत्थर को देखा, तो उसने अपना सिर पीछे की ओर मोड़ लिया। तभी उसकी कड़वी निगाह ऑगस्ट पर पड़ी। पिशाच शैतान राजा के मुंह से एक दहाड़ निकली। ये हवा में गूंज उठी और ऐसी ध्वनि तरंगे बनी जो हर किसी के कानों में गूंज उठी, तीखी और अप्रिय ध्वनि। ओह नहीं! कई विदेशी उम्मीदवारों के हाव भाव बदल गए। उन्होंने जल्दी से अपने कान बंद कर लिए, लेकिन वे अभी भी ध्वनि तरंगों से प्रभावित थे। उन्हें चक्कर आ रहा था। उनके सामने खड़े शैतान सरदारों ने इस मौके का फायदा उठाया और हिंसक हमला शुरू कर दिया। वांग टैंग ने भौहें सिकोड़ी। उसकी आध्यात्मिक शक्ति उसके मन में तैर गई और ध्वनि तरंगों को नष्ट कर दिया। वो आश्चर्यचकित था। ये ध्वनि तरंग एक आध्यात्मिक हमला था। दिलचस्प। दुर्भाग्यवश उसकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत प्रबल थी, इसलिए उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पिशाच शैतान के स्वामी के निशाने पर होने के कारण ऑगस्ट को ध्वनि तरंगों से सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। उसे भी चक्कर आने लगा। वो गंभीर भाव के साथ जल्दी से पीछे हट गया। पिशाच शैतान राजा ने हमला करने का मौका पकड़ा। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और अविश्वसनीय गति से ऑगस्ट पर झपट्टा मारा। वांग टैंग की नजर एक पल के लिए जम गई। वो ऑगस्ट को घूरता रहा। क्या उसके पास बस इतना ही था? धमाका! अचानक एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टैंग ने बेकाबू होकर अपना सिर घुमाया और देखा कि एक एलियन उम्मीदवार को एक शैतान राजा ने चाकू मार दिया है। मार्शल योद्धा के मरने से पहले उसने खुद को नष्ट कर लिया। काले प्रेत को भी गंभीर चोटें आईं। ग्रह स्तर के योद्धा की मृत्यु से जो कोहराम मचा, वो धरती को हिला देने वाला था। जमीन पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं। ये तो बस शुरुआत थी। इसके तुरंत बाद कई अन्य शैतान सरदारों और एलियन उम्मीदवारों ने एक एक करके खुद को बलिदान करना शुरू कर दिया। पूरा मध्य महाद्वीप नरक में बदल गया। एक वास्तविक युद्ध क्षेत्र ऐसा ही दिखना चाहिए। एक ग्रहीय क्षेत्र युद्ध क्षेत्र। मध्य महाद्वीप को एक भयानक आपदा का सामना करना पड़ा। ऐसा लगा जैसे 18 तीव्रता का भूकंप इस जमीन के टुकड़े पर आया हो। पहाड़ ढह गए और जमीन पर हर जगह अथाह दरारें दिखाई देने लगी। समुद्र का पानी जमीन पर गिर गया, जिससे महाद्वीप के कुछ हिस्से जलमग्न हो गए। नक्षत्र बल अंधेरा तारांकन 1200। इंपीरियल रियल्म स्पिरिट 450। शैतानी रूपांतरण तारांकन 25। तारामंडल बल पृथ्वी तारांकन 1350। नक्षत्र बल जल तारांकन 2100। नक्षत्र बल अग्नि तारांकन 1600। रिक्त विशेषता तारांकन 15600। वांग टैंग ने विशेषता बुलबुले उठाते समय आसपास के वातावरण को भौहें सिकोड़कर देखा। इस युद्ध के बाद मध्य महाद्वीप बर्बाद हो जाएगा। सौभाग्य से यह महाद्वीप अन्य महाद्वीपों की तरह घनी आबादी वाला नहीं था। कल्पना कीजिए कि अगर ऐसा होता तो कितने लोग मारे जाते। लेकिन स्टार बीस्ट को एक अप्रत्याशित आपदा का सामना करना पड़ा। वे युद्ध में फंस गए, इसलिए उनमें से कई मर गए। यही कारण था कि वांग टैंग बड़ी संख्या में खाली विशेषताओं को इकट्ठा करने में कामयाब रहा। किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं थी। दूसरी तरफ ऑगस्ट और शैतान राजा की लड़ाई गर्मा रही थी। पिशाच शैतान राजा ऑगस्ट का मुकाबला नहीं कर सकता था और लगभग आधा मरा हुआ था। उसके शरीर में कई जगह खून बह रहा था। बेचारा आदमी भयानक लग रहा था। 834 भूमि का विनाश 2
उसने अपने पंख फड़फड़ाए और आकाश की ओर उड़ गया तथा ऑगस्ट के पीछा से बचने की कोशिश करने लगा। हालांकि ऑगस्ट के हमले बहुत भयंकर थे। वो भागते हुए शैतान राजा का पीछा करता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने वांग टैंग के सामने खुद को साबित करने के लिए शैतान राजा को मारने की कसम खा ली हो। चले जाओ। पिशाच शैतान राजा ने अपना सिर घुमाया और दहाड़ा। उसके मुंह में तेजी से प्रकाश की एक काली गेंद संघनित हो गई। धमाका। अगले ही क्षण पिशाच शैतान राजा ने अपना मुंह बंद कर लिया और प्रकाश की काली गेंद को ऑगस्ट की ओर भेज दिया। हम्फ। ऑगस्ट ने नाक भान सिकोड़ी और अपना भाला आगे बढ़ा दिया। धमाका। सुनहरा भाला काली गेंद से टकराया और हवा में एक भयंकर बल तरंग फैल गई। पिशाच शैतान राजा बहुत खुश हुआ जब लहर ने ऑगस्ट को धीमा कर दिया। वो भागने के लिए उड़ गया। ब्रह्मांड से प्रतिभाएं एक कठिन समूह है। वे सभी विकृत हैं, लेकिन अगली बार मैं उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पिशाच शैतान राजा के सिर में निर्दयी विचार बह रहे थे। अगले ही पल उसे अचानक एहसास हुआ कि वह उड़ नहीं सकता। चुड़ैल। पिशाच शैतान राजा ने नीचे देखा और उसकी पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। वह भयभीत था। उसका पैर फंस गया था और उसे पता भी नहीं चला कि यह कब हुआ। और जिसने उसका पैर पकड़ा वह वांग टैंग था, वो व्यक्ति जिसे वह बिल्कुल भी भड़काना नहीं चाहता था। कब? पिशाच शैतान राजा दंग रह गया। नीचे से एक चट्टान जैसी भुजा बाहर आई और उसने पिशाच शैतान राजा के पैर को मजबूती से पकड़ लिया। शैतान राजा को तब लगा कि चट्टान के विशालकाय चेहरे पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान थी। वो यह नहीं बता सका कि वो भ्रम में था या नहीं। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तुम भाग क्यों रहे हो? वांग टैंग की आवाज चट्टान के विशालकाय शरीर के भीतर से गूंजी। एड्स बाय पप फ्यूचर। पिशाच शैतान राजा ने एक शब्द भी नहीं कहा और एक बार फिर अपने मुंह में एक काली गेंद को संघनित कर लिया। वो उसे अपनी अंतिम चाल से मारना चाहता था। दुर्भाग्य से वांग टैंग ने उसे ऐसा करने का मौका नहीं दिया। अचानक चट्टानी हाथ ने जोर लगाया और झूलने लगा। पिशाच का शरीर पवन चक्की की तरह बेतहाशा घूम रहा था। उसकी पूरी दुनिया घूम रही थी और उसके मुंह में मौजूद काली गेंद बिखर गई। NOVELBE ओम। धमाका। वांग टैंग ने पिशाच को जमीन पर पटक दिया। जमीन हिल गई और कराह उठी। ये दृश्य बहुत ही चौंकाने वाला था। एक विशालकाय चट्टान ने एक बड़े चमगादड़ को जमीन पर पटक दिया। इसके बारे में सोचकर ही पीड़ा हुई। बैंग बैंग बैंग। धीमी धमाकों की आवाजें आती रहीं। शैतान राजा का शरीर बार बार जमीन पर पटका जा रहा था। बेचारा बेहोश हो गया था, यहां तक कि चीखना भी भूल गया था। मैंने कभी भी तुम्हारे जैसा विशाल चमगादड़ नहीं मारा है। चलो आज मैं इसे आजमाता हूं, वांग टैंग ने कहा। पिशाच शैतान राजा अचानक कांप उठा और उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। वांग टैंग ने उसे प्रतिरोध करने का मौका नहीं दिया। जब शैतान राजा का शरीर जमीन पर उतरा तो उसने अपना पैर उसकी पीठ पर रखा और चट्टान की भुजाओं से उसके पंख फाड़ दिए। हिस। एक जोड़ी मांसल पंख टूटकर गिर गए, जिससे हर जगह खून फैल गया। यह एक भयानक दृश्य था। आह! पिशाच शैतान राजा ने तीखी चीख मारी और जमीन पर पागलों की तरह संघर्ष किया। वांग टैंग ने एक शब्द भी नहीं कहा। पूरा चट्टानी शरीर शैतान के शरीर पर उतरा और उसे अपनी जगह पर पकड़ लिया, जबकि उसकी 8 भुजाएं उस आदमी पर प्रहार कर रही थीं। बूम बूम बूम। मुक्कों की झड़ी के बाद पिशाच शैतान राजा विशालकाय शैतान राजा की तरह फट गया। एक और काला प्रेत शैतान राजा पराजित हुआ। वांग टैंग का विशालकाय पत्थर खड़ा हो गया और उसने अपनी पीठ तान दी। वांग टैंग। ऑगस्ट की ठंडी आवाज उसकी पीठ से उभरी। एड्स बाय पप फ्यूचर। उफ, मुझे माफ कर दो, मैं खुद पर नियंत्रण नहीं रख सका। वांग टैंग ने पलटकर मासूमियत से उसकी ओर देखा। तुम? ऑगस्ट का चेहरा पीला पड़ गया। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बस किसी और से लड़ो। इस एक के अलावा भी बहुत सारे शैतान सरदार हैं, वांग टैंग ने हंसते हुए कहा। ऑगस्ट खून की उल्टी करने के कगार पर था। उसने पिशाच शैतान राजा को पीटने में बहुत ऊर्जा खर्च की थी। अंत में वांग टैंग ने लूट का दावा किया। लानत है, उसे किसी की शान इस तरह नहीं चुरानी चाहिए। कितनी बेशर्मी है। ऑगस्ट ने वांग टैंग का घृणित चेहरा देखा और उसे पीटना चाहा। तभी एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। धमाका। जमीन जोर से हिल रही थी।
ये कंपन ग्रह स्तर के मार्शल योद्धा या शैतान राजा द्वारा आत्मविनाश किए जाने की तुलना में बहुत अधिक थे। क्या हो रहा है? सबने ऊपर से नीचे तक देखा। वांग टैंग ने भौहें सिकोड़ी और आसमान में उड़ गया। हालांकि उसका चट्टानी शरीर बहुत बड़ा था, लेकिन वो चट्टानी शरीर को नियंत्रित करने के लिए हॉट ऑफ मैग्नेटिक एसेंस का इस्तेमाल करके गुरुत्वाकर्षण को अनदेखा कर सकता था। जब उसने नीचे देखा और देखा कि क्या हो रहा है तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। एक नजर में वो पूरे मध्य महाद्वीप को दहते हुए देख सकता था। जंगल के बड़े बड़े टुकड़े अंधेरी दरारों में गिरते हुए नष्ट हो रहे थे। कंपन के बीच पहाड़ टूट रहे थे और धंस रहे थे। धमाका! दूर दूर तक ज्वालामुखी विस्फोट की आवाजें आ रही थीं। गर्म मैग्मा सीधे आसमान में उछल रहा था। जंगलों में बचे हुए तारा जानवर भाग रहे थे और बेतहाशा दहाड़ रहे थे, लेकिन वे जल्दी ही जमीन में समा गए। कुछ तारा जानवर दरारों के किनारे पर व्यर्थ ही संघर्ष कर रहे थे। वे जल्द ही गिर गए और बिना किसी निशान के गायब हो गए। यह पूरा मध्य महाद्वीप ढह रहा है। वांग टैंग का दिल कांप उठा, मानो उसने कुछ अनुमान लगा लिया हो। एड्स बाय पब फ्यूचर। ग्रह स्तर के योद्धाओं और शैतान शासकों के बीच लड़ाई बहुत भयानक थी। ये पूरे महाद्वीप को नष्ट करके उसे समुद्र में डुबोने वाला था। ये ग्रहीय अवस्था की शक्ति थी। स्थान और स्वतंत्रता मिलने पर कोई भी ग्रहीय अवस्था का योद्धा किसी भी ग्रह को आसानी से नष्ट कर सकता था। ये सत्य के सिवाय कुछ नहीं था। दूर दूर तक फैले अपने युद्धक जहाजों पर सवार विभिन्न देशों के नेताओं ने देखा कि मध्य महाद्वीप में क्या हो रहा है और वे अवाक रह गए। ये बहुत डरावना है। एक महाद्वीप नष्ट होकर समुद्र में डूबने वाला था। देश जिया के युद्धक जहाज पर मार्शल आर्ट के नेता को अपनी लार निगलने में संघर्ष करना पड़ा। कैसे? वो अपने दिल की जटिल भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं खोज पाया। अगर हम उन्हें उनकी मर्जी के मुताबिक काम करने देंगे तो पूरा ग्रह नष्ट हो जाएगा। कमांडर होंग ने हैरानी से कहा। यह बुरा है। समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा और अगर पूरा महाद्वीप समुद्र में डूब गया तो सुनामी आ जाएगी। कमांडर योंग ने चिंता से कहा। सभी लोग भयभीत थे। चिंता मत करो, वांग टैंग द्वारा पहले से तैयार की गई रक्षा व्यवस्थाएं सुनामी का सामना करने के लिए पर्याप्त है। नेता ने उन्हें आश्वासन दिया। हाँ, मेरी याददाश्त मुझे धोखा दे रही है। ये सौभाग्य की बात है कि वांग टैंग की दूरदर्शिता अच्छी है। कमांडर योंग ने अपने सिर पर थपथपाया और राहत के साथ जवाब दिया। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इन उपकरणों का इतनी जल्दी उपयोग हो जाएगा, कमांडर होंग ने असहाय होकर कहा। मुझे आश्चर्य है कि क्या अन्य देशों ने पर्याप्त जवाबी उपाय किए हैं। कमांडर योंग ने सोचा। ये सुनामी उन्हें कुछ समय के लिए तबाह करने के लिए पर्याप्त है। देखो, व्हाइट ईगल नेशन और एलायंस के युद्धक जहाज वापस आ रहे हैं। कमांडर लोंग ने कहा। नहीं, मध्य महाद्वीप पूरी तरह डूबा नहीं है। ऐसा लगता है कि यह रुक गया है। नेता ने भौहें सिकोड़ी। हर कोई देखने से खुद को रोक नहीं सका। निश्चित रूप से मध्य महाद्वीप एक निश्चित स्तर तक डूबने के बाद अचानक रुक गया। वो क्या है? कमांडर लोंग ने स्क्रीन प्रोजेक्शन की ओर इशारा करते हुए कहा। उसकी उम्र और हैसियत का कोई व्यक्ति शांत स्वभाव का होता, लेकिन वो खुद पर काबू नहीं रख सका और चिल्ला पड़ा। वास्तव में नेता और अन्य लोगों को भी इसका एहसास हो गया था। प्रक्षेपण को देखकर सभी लोग अचंभित थे। उन्होंने मध्य महाद्वीप के नीचे से धीरे धीरे कुछ विशाल वस्तु निकलती देखी। क्या वे एक विशाल प्राचीन सभ्यता के ऐतिहासिक अवशेष थे? ब्रह्मांड से दर्शक। एक विशाल प्राचीन सभ्यता के ऐतिहासिक अवशेष जमीन से उभरे थे। ये दृश्य कितना भव्य और अविश्वसनीय था। सभी संरचनाएं एक अनोखी शैली के साथ अज्ञात धातु से बनी थीं। ये पृथ्वी पर देखी गई किसी भी चीज से अलग थी। वहां उपस्थित योद्धाओं की दृष्टि बहुत तेज थी, इसलिए उन्होंने संरचनाओं पर उकेरे गए अजीब प्रतीकों को तुरंत देख लिया। ये प्रतीक खोपड़ी जैसा दिखता था, लेकिन यह अमूर्त लगता था। इससे प्राचीनता का एहसास होता था। युद्ध यान में बैठे महत्वपूर्ण व्यक्ति भी चौंक गए। उन्होंने अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे संरचनाओं पर तब तक जूम करें जब तक कि वे इसे और न बढ़ा सकें। वे अनिच्छा से रुक गए। हे भगवान, यह अविश्वसनीय है, व्हाइट ईगल नेशन के क्रॉमवेल ने कहा। वो अपने दिल में आश्चर्य को छिपा नहीं सका। व्हाइट ईगल राष्ट्र की अन्य प्रतिभाएं उसके बगल में थीं। यूके, श्यूइन और अन्य मार्शल योद्धा धातु के ऐतिहासिक अवशेषों को घूर रहे थे, जिन्होंने लगभग पूरी जमीन को बदल दिया था। योक ने अपनी लार निली और बोला,
कमांडर, अगर ये ऐतिहासिक संरचनाएं मध्य महाद्वीप के नीचे मौजूद होती तो हमें उनका पता लगाने में सक्षम होना चाहिए था। आप क्या जानते हैं? जमीन के नीचे की स्थिति जटिल है। मार्शल आर्ट के युग से पहले मनुष्य जमीन के नीचे केवल 0.2% हिस्से का ही पता लगा पाते थे। हमारे उपकरणों और मशीनों की अधिकतम सीमा 1000 मीटर है। कुछ गहरे कुएं विशेष होते हैं, इसलिए हम उन पर बड़े पैमाने पर ड्रिलिंग नहीं कर सकते। मार्शल आर्ट के युग के दौरान हमने गहराई को 3000 मीटर तक बढ़ा दिया, लेकिन यह अभी भी हमारे लिए जमीन के नीचे की स्थिति को पूरी तरह से समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। कमांडर क्रॉमवेल ने गहरी सांस ली और समझाया। योके और बाकी लोगों ने गहरी सोच में सिर हिलाया। जिस समय यह अवशेष ऊपर उठ रहा था, उस समय और जमीन के तीव्र कंपन के आधार पर यह 3000 मीटर से ज्यादा जमीन के नीचे दबा हुआ होगा। इसके अलावा, अगर मैंने सही अनुमान लगाया है, तो ऐतिहासिक अवशेष किसी महान प्राचीन सभ्यता के होने चाहिए। हमें नहीं पता कि उनके पास कौन सी कुशलता या तकनीक है। हो सकता है कि उनके पास खुद को छिपाने का कोई तरीका रहा हो। गृह स्तर के मार्शल योद्धाओं की लड़ाई बहुत हिंसक थी, जिससे भूपटलीय हलचल शुरू हो गई। इस वजह से शायद छिपाने का तरीका अपना असर खो बैठा और ऐतिहासिक अवशेष सतह पर आ गए, कमांडर क्रॉमवेल ने कहा। NOVEL-B-IN.C ओम एड्स बाय पब फ्यूचर। एक महान प्राचीन सभ्यता। हर कोई हैरान था। कमांडर, इस महान प्राचीन सभ्यता के पास कई अद्भुत तकनीकें होनी चाहिए। योके ने चमकती आंखों से कहा। क्रॉमवेल ने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई बेवकूफ हो। अगर तुम मरना चाहते हो तो मुझे मत घसीटो। शिवेन, मार्शा और अन्य लोग भी उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। योके कांप उठा, मानो उनकी निगाहों ने उस पर ठंडे पानी की बाल्टी डाल दी हो। उसे वर्णित करने का सबसे सही तरीका था लालच में अंधा हुआ व्यक्ति। वो जानता था कि यह खतरनाक है, लेकिन वो खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता था। हालांकि दूसरे लोगों के रवैये से उसे समझ में आ गया कि वो बहुत ज्यादा सोच रहा था। चूंकि अवशेष दुर्जेय मार्शल योद्धाओं के सामने प्रकट हो चुके हैं, इसलिए हम इसके बारे में भूल सकते हैं। क्या तुमने उनकी ताकत नहीं देखी? वे पूरी जमीन को नष्ट कर सकते हैं। अगर हम हस्तक्षेप करेंगे तो हम मौत की तलाश में होंगे। हम बस उनका पीछा करेंगे। कुछ लाभ हो सकता है। कमांडर क्रॉमवेल ने आह भरी। वे एक मजबूत राष्ट्र हुआ करते थे, लेकिन अब वे केवल वही चीजें उठा सकते थे जो दूसरे नहीं चाहते थे। योके ने अपने होंठ हिलाए। अंत में उसे वास्तविकता स्वीकार करनी पड़ी। वान टैंक की वजह से देश जिया शायद पहली पंक्ति में होगा। क्रॉमवेल ने योग की अभिव्यक्ति को अनदेखा किया और विलाप करना जारी रखा। किसी ने भी उसे उत्तर नहीं दिया। वे अपने चेहरे पर जटिल भाव लिए स्क्रीन को घूरते रहे। वो विशालकाय चट्टान दुर्जेय योद्धाओं के बीच भी विशिष्ट थी। कमांडर, हमने अवशेषों के नीचे एक मजबूत ऊर्जा उतार चढ़ाव का पता लगाया है, युद्धयान पर मौजूद एक कर्मचारी ने अचानक चिल्लाकर कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। ऊर्जा में उतार चढ़ाव। क्रॉमवेल दंग रह गया। उसने जल्दी से पूछा, क्या आप जानते हैं कि यह क्या है? हमें अभी तक यकीन नहीं है, लेकिन उतार चढ़ाव की तीव्रता हमारे द्वारा ज्ञात सबसे शुद्ध फोर्स्टोन से 100 गुना अधिक है। इसके अलावा उनकी संख्या बहुत अधिक है, कर्मचारी ने आश्चर्य व्यक्त किया। लानत है। क्रॉमवेल की आंखें लाल हो गईं। अच्छी चीजों को देखने से पहले वो शांत दिखावे में रहता था, लेकिन खजानों पर नजर पड़ते ही वो खुद को रोक नहीं पाता था। वो चाहता था कि वो तुरंत नीचे जाकर उन्हें हथिया ले। हालांकि उनकी तर्कसंगतता ने उन्हें रोक दिया। नीचे गिरकर वो खुदकुशी कर लेगा। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। चूंकि व्हाइट ईगल राष्ट्र उतार चढ़ाव को पहचानने में सक्षम था, इसलिए अन्य देश भी ऐसा कर सकते थे। सभी युद्धक विमानों में भारी हंगामा हुआ। विभिन्न देशों के महत्वपूर्ण योद्धा अचंभित रह गए। वे विचार विमर्श करने लगे कि इन प्राचीन अवशेषों का क्या किया जाए। अंत में सभी देशों ने कोई कार्रवाई न करने का फैसला किया। वे आकाश में गृह स्तर के मार्शल योद्धाओं के तृप्त होने का इंतजार करेंगे, उसके बाद ही विचार करेंगे कि उन्हें हड्डियां उठानी चाहिए या नहीं। वे असहाय तो थे, लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे। वे केवल अपनी हताशा को निगल सकते थे। उसी समय पृथ्वी के बाहर ब्रह्मांड में दो आकृतियां एक दूसरे के सामने बैठी थीं। वे अनोखे दिखने वाले सुनहरे लंबे वस्त्र पहने हुए पैरों को मोड़कर बैठे थे। उनके लंबे बाल लहरा रहे थे, जिससे वे थोड़े पवित्र लग रहे थे। उनके सामने एक कॉफी टेबल रखी थी। उस पर एक चाय का सेट रखा था।
उन्होंने अपने आसपास के शून्य गुरुत्वाकर्षण वातावरण की परवाह न करते हुए चाय का आनंद ऐसे लिया जैसे वे अंतरिक्ष में नहीं बल्कि अपने पिछवाड़े में हों। वे एक दूसरे के साथ खुशी खुशी और बेफिक्री से चाय पीते रहे। उनके बाईं ओर एक गोलाकार वस्तु थी जो प्रकाश से बने दर्पण की तरह दिख रही थी। प्रतिबिंब में मध्य महाद्वीप की स्थिति दिखाई दे रही थी। ये अवशेष दिलचस्प है, अधेड़ उम्र के एक आदमी ने धीरे से कहा। ये जागृति की भूमि है, इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। दूसरे आदमी ने उदासीनता से आईने की ओर देखा। फिर उसने चिढ़ाते हुए कहा, क्या आप युवा पीढ़ी से अवसर छीनने जा रहे हैं? खांसी, क्या मैं उस तरह का व्यक्ति हूं? अधेड़ उम्र का आदमी अजीब तरह से खांसने लगा। कौन जानता है, लेकिन हर कोई जानता है कि तुम, माँ देयुआन, बेशर्म हो। दूसरा आदमी हंसा। निंग होंगलांग, तुम्हें मुझे चिढ़ाने की हिम्मत कहां से मिली? तुम भी इससे बेहतर नहीं हो। माँ देयुआन क्रोधित हो गया। उसने अपने साथी को घूर कर देखा। बेहतर नहीं? मैं तुमसे बहुत बेहतर हूं, निंग होंगलांग ने झट से जवाब दिया। माँ देयुआन। एक पल में उनकी सामंजस्यपूर्ण छवि नष्ट हो गई। वे लगभग अंतरिक्ष में लड़ने लगे थे। हालांकि वे अपनी क्षमता को समझते थे। अगर वे यहां काम करते तो पूरा सौरमंडल नष्ट हो सकता था। कुछ देर तक झगड़ने के बाद वे चुपचाप बैठ गए और पहाड़ों में रहने वाले कुछ रहस्यमय अमर लोगों की तरह चाय पीते रहे। खांसी, अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे लगता है कि पृथ्वी का वो आदमी विजेता बनकर उभरेगा, माँ देयुआन ने अचानक कहा। वाह, महान दिमाग एक जैसे सोचते हैं। निंग होंगलांग की आंखें चमक उठी। उसने स्वीकृति में सिर हिलाया। ऑगस्ट, काथू और अन्य प्रतिभाएं उसे हरा नहीं पाएंगी। देखो वो कितना धूर्त और निर्लज है। वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं बचपन में था। माँ देयुआन हंसा। चीजें दिलचस्प होती जा रही है। निंग होंगलांग ने अपनी आंखों के कोने से उसे देखा और मुस्कुराया। उसने खंडन नहीं किया। तारामंडल, अमृत, मध्य महाद्वीप। ऐतिहासिक अवशेषों की उपस्थिति ने सभी ग्रह स्तर के मार्शल योद्धाओं और शैतान राजाओं का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने नीचे देखा। 13 ग्रह स्तरीय मार्शल योद्धा और 10 शैतान राजा बचे थे। दोनों पक्ष युद्ध शक्ति में लगभग समान थे। ऐतिहासिक अवशेषों के सामने आने के साथ ही दोनों समूहों के बीच माहौल एक अजीब संतुलन पर पहुंच गया। बहुत जल्द ही उन्हें ऐतिहासिक स्थल से ऊर्जा निकलती हुई महसूस हुई। ये बहुत ही विशिष्ट था। ऊर्जा की गेंदें प्राचीन संरचनाओं के बीच तैर रही थीं। वे धुंधली सफेद चमक दे रही थीं। उनमें जो ऊर्जा थी वो किसी ग्रह स्तरीय मार्शल योद्धा के लिए भी आकर्षक थी। इसके अलावा यह ऐतिहासिक स्थल बहुत बड़ा और अच्छी तरह से बनाए रखा गया था। कोई नहीं जानता था कि इसके नीचे और भी बड़े खजाने छिपे हुए हैं। दोनों पक्ष चुप हो गए। फिर वे अनियोजित एक साथ नीचे गिर पड़े। धमाका, धमाका, धमाका। सभी शक्तिशाली प्राणी तोपों की तरह बाहर निकले। वे प्रकाश की गति से आगे बढ़े और ऐतिहासिक स्थल पर घुस गए। हर कोई सबसे नजदीकी प्रकाश की गेंद पर निशाना साध रहा था। वे अपनी बाहें फैलाकर उसे पकड़ना चाहते थे। एक शैतान राजा ने एक हल्की गेंद पकड़ी और जब उसने उस वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा तो खुशी से हंसा। तारामंडल अमृत, यह एक तारामंडल अमृत है। जिन लोगों ने लाइट बॉल नहीं पकड़ी थी वे आश्चर्यचकित थे। फिर वे खुशी से झूमने लगे। अचानक शैतान राजा ने देखा कि उसके हाथ का वजन गायब हो गया था। नक्षत्र अमृत गायब हो गया था। शैतान राजा दंग रह गया। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यह नक्षत्र अमृत क्या है? एक क्षमाप्रार्थी आवाज उसके कानों में आए। शैतान राजा ने आवाज की दिशा में मुड़कर देखा तो वांग टैंग उस विशालकाय चट्टान के ऊपर खड़ा था। वो उसे दूर से देख रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वो नक्षत्र अमृत पकड़े हुए था। ऐसा लग रहा था कि वो अमृत उसके हाथ से गायब हो गया था। शैतान राजा के माथे पर नसें उभरने लगी। फिर वो सीधा मुड़ा और वांग टैंग को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए दूसरे प्रकाश के गोले की ओर बढ़ा। वांग टैंग मुस्कुराया। उसने शैतान भगवान को नजरअंदाज किया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति जारी की। उसने प्रकाश की सभी गेंदों को मिटा दिया। प्रकाश बुलबुले एकत्रित करना, क्या यह उनका पेशा नहीं था? वो इसमें अत्यंत कुशल था। जो लोग प्रकाश की गेंदों की ओर दौड़े थे वे चौंक गए। वे उनसे बस कुछ इंच की दूरी पर थे, लेकिन अचानक गेंदें एक निश्चित दिशा में उड़ने लगीं। वे केवल अपने खाली हाथों को ही देख सकते थे। उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और वे उस दिशा में देखने लगे जहां प्रकाश के गोले जा रहे थे। क्रोध ने उन्हें तुरंत घेर लिया। वांग टैंग,
सभी योद्धा क्रोध से दहाड़ने लगे। अगर निगाहों से मार सकता होता तो वांग टैंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते। शैतान राजा भी क्रोधित हो गए। उन्होंने वांग टैंग को घूर कर देखा। पलक झपकते ही सभी लोग एक निश्चित क्षेत्र की ओर दौड़ पड़े। ऐतिहासिक स्थल बहुत बड़ा था। जिस क्षेत्र में वे थे वो पूरे स्थल का एक छोटा सा हिस्सा था। अन्य क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लाइट बॉल एकत्र किए जाने थे। वांग टैंग की आंखें चमक उठी। वो हंसा और गायब हो गया। वो नहीं जानता था कि ये नक्षत्र अमृत किस लिए है, लेकिन सभी की प्रतिक्रिया से उसे पता चल गया कि ये अच्छे पदार्थ है, इसलिए उसे जितना हो सके उतना छीन लेना चाहिए। वांग टैंग ऐतिहासिक स्थल के भीतर आगे पीछे घूमता रहा। जैसे ही उसने सभी प्रकाश गेंदों को अपनी ओर खींचा, उसकी आध्यात्मिक शक्ति उमड़ पड़ी। मार्शल योद्धा और शैतान सरदार हमेशा एक कदम पीछे रहते थे। वे कभी कभी एक या दो हल्की गेंदें छीन लेते थे, लेकिन वांग टैंग को जो मिला उसकी तुलना में ये कुछ भी नहीं था। ये युवक हृदयहीन था। वांग टैंग के इस कदम से सभी नाराज हो गए। उन्होंने ऐतिहासिक स्थल पर सभी नक्षत्र अमृत एकत्र किए, दूसरों के लिए कोई मौका नहीं छोड़ा। खैर, ईमानदारी से उन्होंने कुछ टुकड़े छोड़ दिए। हर कोई पागल हो गया। वे वांग टैंग को पागलों की तरह खोज रहे थे, उसे पीटना चाहते थे। यहां तक कि ऑगस और काथू जैसे बेहद प्रतिभाशाली विदेशी मार्शल योद्धा भी क्रोधित हो गए। जब वे अपने हाथों में लिए कुछ प्रकाश गोलों को देख रहे थे तो उनके शरीर से एक तीव्र द्वेषपूर्ण आभा निकल रही थी। इस समय वांग टैंग हर किसी का आम दुश्मन था। आम दुश्मन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह यहाँ है। किसी ने वांग टैंग को देखा और जोर से चिल्लाया, स्वूश स्वूश स्वूश। जिस दिशा में वांग टैंग को आखिरी बार देखा गया था वहां बहुत सारी आकृतियां इकट्ठी हो गई थीं। वे मधुमक्खियों की तरह थीं जिन्होंने शहद की खुशबू सूंघ ली थी। अरे पागल, वे सब पागल हैं। वांग टैंग को डर लगा। उसने अपनी गति अधिकतम तक बढ़ा दी और ऐतिहासिक स्थल की गहराई में भाग गया। वहां बहुत सारे लोग थे। उसके लिए उनसे लड़ना मुश्किल होगा, इसलिए उसे भाग जाना चाहिए। वांग टैंग, भागो मत। एक चिल्लाहट सुनाई दी। बगल से एक आकृति उड़ी, खून से लथपथ आंखों से वांग टैंग पर ब्लेड से वार किया। भागो मत? तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? वांग टैंग ने अपनी मुट्ठी बाहर निकाली और अपने प्रतिद्वंद्वी की ब्लेड की चमक का स्वागत किया। हालांकि वो धीमा नहीं हुआ, वह आगे बढ़ना जारी रखा। धमाका। ब्लेड की चमक और मुट्ठी की चमक आपस में टकराई और फूट पड़ी। एलियन उम्मीदवार थोड़ा दुखी था। उसने वांग टैंग की दिशा में घूर कर देखा। वो कहाँ है? एक व्यक्ति ने उसे पकड़ लिया। ये 5 महान सितारों में से एक था, लॉगिन्स। उसके और वांग टैंग के बीच पहले से ही कुछ शिकायतें थीं। जब उसने विदेशी उम्मीदवार से पूछा तो उसका चेहरा ठंडा था और उसकी निगाहें तेज थीं। सामने, वो बीच में उस विशाल इमारत में चला गया। विदेशी उम्मीदवार ने दिशा की ओर इशारा किया और बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, पकड़ो उसे। लॉगिन्स चिल्लाया। वो रोशनी की किरण में बदल गया और गायब हो गया। जब एलियन उम्मीदवार को वांग टैंग के मौके की याद आई तो उसकी आंखों में डर की एक झलक उभरी। हालांकि उसने फिर भी अपने दांत पीस लिए और उसका पीछा किया। वो हार नहीं मानना चाहता था। पीछे खड़े शैतान सरदार भी आ पहुंचे थे। वे सीधे विशाल इमारत की ओर बढ़े। इसके बाद अन्य लोग भी वहां पहुंचे। जल्द ही सभी मार्शल योद्धा और शैतान सरदार बड़ी इमारत के सामने रुक गए। वांग टैंग सबके सामने अपनी पीठ करके खड़ा था। वो इमारत के प्रवेश द्वार को घूर रहा था जैसे कि कुछ ढूंढ रहा हो। जब उसने कदमों की आहट सुनी तो वह मुड़ा और मुस्कुराकर उनका अभिवादन किया। अरे, सब लोग यहाँ हैं। मौन। भीड़ गुस्से में थी। जब उन्होंने उसके चेहरे पर भाव देखा तो वे हताश हो गए। ऐसा लगा जैसे उन्होंने रुई की थैली पर मुक्का मार दिया हो। वे अपनी भड़ास कहीं भी नहीं निकाल पा रहे थे। वांग टैंग, नक्षत्र अमृत सौंप दो। तुम बहुत स्वार्थी हो। लॉगिन्स आगे बढ़ा और गुस्से से चिल्लाया। स्वार्थी? मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं कभी स्वार्थी व्यक्ति नहीं था, वांग टैंग ने असमंजस में उत्तर दिया। मौन। व्यक्तिगत अनुशंसाएं जिन्हें आप मिस नहीं कर सकते। व्यक्तिगत अनुशंसाएं जिन्हें आप मिस नहीं कर सकते। डिस्कवरी फीड। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आपका क्या मतलब है? यह आदमी निर्दोष होने का नाटक कर रहा था। क्या तुम उन्हें सौंपने जा रहे हो? लॉगिन्स की नजर तेज हो गई। यहाँ बहुत से लोग हैं। क्या तुम सब कुछ हड़पने की योजना बना रहे हो? वो बेवकूफ नहीं था।
उसने वान टैंग पर दबाव बनाने के लिए दूसरे लोगों को भी अपने साथ मिला लिया। जैसा कि अपेक्षित था, बाकी लोगों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वे एक साथ वान टैंग की ओर देखने लगे। वे उस पर हमला करने के लिए तैयार लग रहे थे। इतने सारे लोग? क्या तुम्हारा मतलब अंधेरे भूतों से भी है? वाह, क्या तुम मुझे अंधेरे भूतों के साथ इसे साझा करने के लिए कह रहे हो? तुम क्या सोच रहे हो? वान टैंग चिल्लाया। फक! लॉगिन्स का चेहरा काला पड़ गया। मैंने ऐसा नहीं कहा। तुम बकवास कर रहे हो। तुमने सुना। मैंने सुना। सभी ने सुना। तुम मुझे फंसा रहे हो। लॉगिन्स क्रोधित हो गया। बकवास! आप हर किसी से पूछ सकते हैं। वान टैंग ने बिलुओं की ओर इशारा किया और चिल्लाया, सुंदर महिला, क्या उसने अभी ऐसा कहा? आपको सच बोलना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बचाया है। आप अपनी अंतरात्मा के खिलाफ नहीं जा सकते। बिलुओं ने उसे अवाक होकर देखा। यह आदमी उसे धमका रहा था क्योंकि वो उसका रक्षक था। क्या ये सच में है? उसने अपनी नजर वान टैंग और लॉगिन्स के बीच घुमाई। उसकी नजर अर्थपूर्ण थी। खैर, वान टैंग ने उसकी जान बचाई। इसके अलावा वो एक ईमानदार व्यक्ति थी। NOWELL-BJN.C ओम। जब लॉगिन्स ने उसकी अभिव्यक्ति देखी तो उसका चेहरा और भी बदसूरत हो गया। वो बेकाबू होकर गाली देने लगा, अरे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। धमाका! वो प्रकाश की गति से वान टैंग की ओर दौड़ा। जब वो वान टैंग के दिल की ओर बढ़ा तो उसके हाथों के इर्द गिर्द काली रोशनी की मोटी किरणें चमक उठी। उसकी गति अविश्वसनीय थी। वो एक पल में ही वान टैंग से पहले पहुंच गया। चले जाओ! वान टैंग के चेहरे पर दिखा शर्मीला भाव गायब हो गया। उसकी निगाहें ठंडी हो गईं और उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। चरम सीमा की ताकत। 10वीं स्तर स्वर्ण किरण पृथ्वी बिखरने वाली तलवार सचेत। ये दोनों ताकतें एक साथ जारी की गईं। धमाका! उसकी मुट्ठी उसके प्रतिद्वंद्वी के पंजे से टकराई और एक भयानक विस्फोट हुआ। अचानक एक व्यक्ति को जोर से पीछे की ओर फेंका गया। वो जमीन पर गिरते समय थोड़ा लड़खड़ाया। उसके नीचे की जमीन धंस गई। लॉगिन्स का चेहरा बिगड़ गया। उसके हाथ तराजू से ढके हुए थे, लेकिन वे सभी खून से सने हुए थे। कुछ तराजू पहले ही टूट चुके थे जबकि उसके हाथ बेकाबू होकर कांप रहे थे। तुम खुद को बहुत ज्यादा आंक रहे हो। वान टैंग ने अपनी आस्तीन ऊपर उठाई और उसे घूर कर देखा। उसका लहजा उदासीन था। मुझे मत उकसाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्रिस्टल खोपड़ी का उपयोग, तुम। लॉगिन्स का चेहरा गुस्से से हरा हो गया। वो परेशान था। हालांकि वान टैंग ने उससे बात करना जारी रखने की योजना नहीं बनाई। उसने अपने चारों ओर नजर घुमाई और व्यंग्य किया, अगर तुम इसे चाहते हो तो तुम आगे आकर इसे ले सकते हो। भीड़ के चेहरे पर उलझन की स्थिति पैदा हो गई। अंत में उनमें से किसी ने भी कोई हरकत नहीं की। उनकी नजर वान टैंग के पीछे की बड़ी इमारत पर पड़ी। पूरी संरचना चांदी की सफेद थी। निचला हिस्सा सपाट था जबकि ऊपरी हिस्सा नुकीला था। वहां कई नुकीली मीनारें थीं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं और सीधे आसमान में जा रही थीं। डिजाइन अनोखा था। सबके सामने एक बड़ा सा धातु का दरवाजा खड़ा था। यह इमारत का प्रवेश द्वार था। दरवाजे के बीच में एक खोपड़ी वाला टोटेम था। यह बहुत ही सुंदर लग रहा था और मानव खोपड़ी की तुलना में इसका आकार अलग था। यह सामान्य मानव खोपड़ी से कहीं ज्यादा बड़ा था। इसकी मस्तिष्क क्षमता मानव की तुलना में लगभग दोगुनी थी। ये खोपड़ी! वान टैंग की आंखें चमक उठी। उसे कुछ याद आया। जब वो इस क्षेत्र में पहुंचा तो उसे अपनेपन का एहसास हुआ। हालांकि अन्य मार्शल योद्धाओं और शैतान सरदारों के आगमन से उसके विचार बाधित हो गए। खोपड़ी को ध्यान से देखने के बाद उसे अंततः याद आया कि उसने उसे कहाँ देखा था। क्रिस्टल खोपड़ी! ये खोपड़ी आश्चर्यजनक रूप से उसके पास मौजूद क्रिस्टल खोपड़ियों के समान थी। सुरक्षित रहने के लिए वान टैंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को अपने स्पेस रिंग में डाला और अपने क्रिस्टल खोपड़ियों की तुलना दरवाजे पर लगे खोपड़ी के टोटेम से की। उसने महसूस किया कि वे लगभग एक जैसे ही थे। उनमें कोई अंतर नहीं था। वे एक ही होंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर, तो फिर उनके बीच क्या संबंध है? वान टैंग के मन में कई विचार आए। फिर भी उसने अपना उदासीन भाव बनाए रखा और बिना कुछ कहे एक तरफ खड़ा रहा। विदेशी मार्शल योद्धा आगे बढ़े और विशाल दरवाजे को आंकने लगे। ऐसा लग रहा था कि वे अंदर जाने का रास्ता खोज रहे हैं। यहां तक कि शैतानों के सरदार भी हिलने लगे। वे उस विशाल दरवाजे को घूर रहे थे, मानो उन्हें उसमें बहुत दिलचस्पी हो। ठीक है, ज्यादा सटीक रूप से कहें तो उन्हें इस बात में दिलचस्पी थी कि इस दरवाजे के पीछे क्या है।
कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं था। उन्होंने दूरी बनाए रखी और पूरी तरह सतर्क रहे। कुछ समय बाद किसी ने दरवाजे पर लगे खोपड़ी की टोटेम को छुआ, जिससे वो कंपन करने लगा। धमाका! कंपन के बीच विशाल खोपड़ी वाला टोटेम दरवाजे में सिकुड़ने लगा। कुछ ही पलों में 13 छेद दिखाई देने लगे। हर कोई हैरान था। उन्होंने देखा और पाया कि सभी छेद खोपड़ी के आकार के थे, लेकिन इस बार वे एक सामान्य मानव खोपड़ी के समान आकार के थे। उन्होंने विशाल खोपड़ी टोटेम की रूपरेखा बनाई। हे भगवान! ऑगस्ट की आंखें चमक उठी। अचानक उसके हाथ में एक वस्तु आ गई। जब कैथू, पुलिन और लॉगिन्स ने देखा कि ऑगस्ट के हाथ में जो वस्तु है, तो उन्होंने भी वैसी ही एक वस्तु निकाली। उनके हाथों में मौजूद वस्तुएं बिल्कुल एक जैसी दिख रही थीं। वांग टैंग पहले से ही उन पर पूरा ध्यान दे रहा था, इसलिए उसने चुपके से उन पर नजर डाली और देखा कि वे क्या पकड़े हुए हैं। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। क्रिस्टल खोपड़ी। एड्स बाय पब फ्यूचर। वे क्रिस्टल खोपड़ियां पकड़े हुए थे। अगर मैं सही हूं, तो इन क्रिस्टल खोपड़ियों का इस जगह से गहरा संबंध होना चाहिए। अगर आप में से किसी के पास ये है, तो कृपया इसे बाहर निकाल दे। ऑगस्ट ने भीड़ को देखा और शांति से कहा। उसकी बात सुनकर सभी की आंखें झपकने लगीं। कुछ और एलियन उम्मीदवारों ने अपनी क्रिस्टल खोपड़ियां निकाल ली। उन्होंने ध्यान से उनकी गिनती की। कुल 8 क्रिस्टल खोपड़ियां थीं। किसी और के पास भी है? हमारे पास सिर्फ 8 है। हमें 5 और चाहिए। कथू ने भौहें सिकोड़ी। विदेशी अभ्यर्थियों ने अपना सिर हिलाया। ऑगस्ट और कैथू की निगाहें अंततः शैतान राजाओं पर पड़ी। पिछले संघर्ष में कई विदेशी उम्मीदवार मारे गए थे। इन शैतान शासकों ने उनकी संपत्ति छीन ली होगी। शैतानों के सरदार दंग रह गए। उन्होंने चुपचाप उन वस्तुओं की जांच की जो उन्होंने कुछ समय पहले प्राप्त की थी और कुछ क्रिस्टल खोपड़ियां पाईं। 3 शैतान राजाओं के हाथों में 3 क्रिस्टल खोपड़ियां दिखाई दी। हमारे पास अभी 11 है। हमें 2 और की जरूरत है, ऑगस्ट ने कहा। ये खोपड़ियां तुम्हें कहां से मिली? पुलिन ने अचानक पूछा। मुझे ये बैट कंट्री के एक संग्रहालय से मिला है। ये पृथ्वीवासी बहुत मूर्ख है। यह एक ऐसा खजाना है जो किसी की आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ा सकता है। वे इसे क्यों प्रदर्शित कर रहे हैं? कथू ने अपना सिर हिलाया। तुम लोगों के बारे में क्या? वही, ऑगस्ट ने शांति से उत्तर दिया। मुझे ये खोपड़ी इनका देश के शाही महल में एक देवता की मूर्ति के नीचे मिली। ऐसा लग रहा था कि वे इस क्रिस्टल खोपड़ी की पूजा कर रहे थे। पुलिन ने अपने हाथ में क्रिस्टल खोपड़ी के साथ खेला और हंसा। NOWELL-BE-IN.C ओम। इन पृथ्वीवासियों ने इन क्रिस्टल खोपड़ियों के उपयोग की खोज नहीं की थी। मैंने उनसे पहले भी पूछा था। उन्होंने कहा कि उन्हें ये क्रिस्टल खोपड़ियां माया नामक सभ्यता के अवशेषों में मिली थीं। हालांकि ये कई सालों तक भुला दी गई थी, इसलिए उनमें से कुछ नष्ट हो गई होंगी। एक अन्य एलियन उम्मीदवार जिसके पास क्रिस्टल खोपड़ी थी, ने कहा। नुकसान हुआ। काठू की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। उसने हताश होकर शिकायत की, क्या ये पृथ्वीवासी मूर्ख हैं? वे ऐसे खजाने को कैसे नष्ट कर सकते हैं? फक! वांग टैंग ने तुरंत गाली दी। यह एलियन बहुत ही असभ्य है। उसने अपने साथी पृथ्वीवासियों को उसके सामने डांटने की हिम्मत कैसे की? काठू को ये बात समझ में नहीं आई। उसने अजीब सी नजरों से वांग टैंग की तरफ देखा। तुम किसे बेवकूफ कह रहे हो? असली बेवकूफ तो तुम ही हो, वांग टैंग ने उस पर चिल्लाते हुए कहा। अरे, मेरे गुस्सैल स्वभाव को तो देखो। अगर पृथ्वीवासी मूर्ख नहीं है, तो उन्होंने क्रिस्टल खोपड़ियां क्यों नष्ट की? ये सब तुम्हारा दोष है। कथू ने उसे घूर कर देखा। बकवास! कौन कहता है कि शेष 2 क्रिस्टल खोपड़ियां नष्ट हो गई हैं? क्या तुम अफवाहों पर विश्वास करते हो? वांग टैंग ने अपने पास मौजूद 2 क्रिस्टल खोपड़ियां निकाली और उन्हें कथू के सामने लहराया। उसने भी यही अफवाह सुनी थी कि कुछ क्रिस्टल खोपड़ियां नष्ट हो गई है। पहले वो इस पर यकीन करता था, लेकिन जब उसके सामने सभी 13 क्रिस्टल खोपड़ियां थी, तो उसे इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ा। वो थोड़ा हैरान था। काठू को तब आश्चर्य हुआ जब उसने वांग टैंग के हाथ में 2 क्रिस्टल खोपड़ियां देखी। वो हकलाते हुए बोला, तुम्हारे पास 2 है? तुमने उन्हें पहले क्यों नहीं निकाला? आपने नहीं पूछा, वांग टैंग ने सही कहा। फक! काठू गुस्से से लगभग बेहोश हो गया। उसने झुंझलाहट में अपनी आंखें घुमाई। ऑगस्ट ने वांग टैंग की ओर भौहें सिकोड़ी। उसकी निगाहें तिरस्कार से भरी थीं। उसने उदासीनता से कहा, ठीक है, चूंकि सभी 13 खोपड़ियां यहाँ हैं, तो चलो दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी क्रिस्टल खोपड़ी को दरवाजे के एक छेद में ठूंस दिया।
ये बिना किसी अंतराल के पूरी तरह से फिट हो गया। जब अन्य लोगों ने ये देखा तो उन्होंने तुरंत अपनी क्रिस्टल खोपड़ियां छेदों में रख दी। जब सभी 13 क्रिस्टल खोपड़ियां छेदों में फिट हो गईं, तो बड़ी क्रिस्टल खोपड़ी टोटेम चमक उठी। चमकदार चांदी की रोशनी की किरणें बाहर निकली। धमाका! दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक बड़ा हॉल जो न जाने कितने सालों से बंद था, सबके सामने आ गया। इसे अपनी छोटी नोटबुक में रिकॉर्ड करें। जैसे ही दरवाजा धीरे धीरे खुला, सभी ने बड़े हॉल की ओर देखा। चारों तरफ घना अंधेरा था। बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरे में प्रकाश के सभी स्रोतों को निगलने की शक्ति थी। यहां तक कि ग्रह स्तर के योद्धा भी अपनी शक्तिशाली दृष्टि से कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। चल दर एक दूसरे को देखा और सभी ने जल्दी से अपना निर्णय ले लिया। जोखिम में धन की खोज। चूंकि वे पहले से ही यहां थे, इसलिए खतरे के बावजूद भी खोजबीन करना उचित था। इसलिए शैतान सरदारों सहित सभी लोग बड़े हॉल में चले गए। बिलुओ अचानक वान टैंग के पास आई और उसके साथ चलने लगी। उसने उससे बात करने के लिए वॉइस ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया। मुझे लगता है कि इस ऐतिहासिक स्थल में कुछ ठीक नहीं है। नक्षत्र अमृत की उपस्थिति अजीब है। ऐसा लगता है कि यह हमें यहां लुभा रही है। NOWELL-BE-IN.C ओम। आप मुझे ये क्यों बता रहे हैं? वान टैंग ने आवाज संचरण का उपयोग करते हुए आश्चर्य से पूछा। मैं बस एक सहयोगी ढूंढना चाहता हूं। तुम एक एलियन हो और मैं एक पृथ्वीवासी हूं। तुम मुझे अपना सहयोगी क्यों बनने के लिए कह रही हो? वान टैंग ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। क्या मैं नहीं कर सकता? बिलुओ ने पूछा। आप कर सकते हैं। मैं एक सुंदरी के साथ होने पर गौरवान्वित हूं। वान टैंग ने पलक झपकाते हुए आवाज संचारण का उपयोग करते हुए उत्तर दिया। बकवास मत करो, मैं गंभीर हूं। बिलुओ ने गुस्से से अपनी आंखें घुमाई। ठीक है, मैं गंभीर हो जाऊंगा। वान टैंग सख्त हो गया। तुम क्या सोचते हो? बिलुओ ने फिर पूछा। मैं अपने पैरों पर खड़े होकर सोचूंगा, वान टैंग ने जवाब दिया। बिलुओ के होठों के कोने कांप उठे। वो लगभग अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो बैठी थी। अपने पैरों पर सोच रहा है? गंभीर होने से क्या हुआ? एड्स बाय पब फ्यूचर मैं तुम्हें मार दूंगा। खांसी, ठीक है मैं गंभीर हो जाऊंगा। वान टैंग ने अजीब तरह से खांसी जब उसने उसकी मौत की घूर देखी। चलो, बिलुओ ने गहरी सांस ली। वान टैंग ने चमकती आंखों से कहा, हमारे रास्ते में जो भी आएगा हम उसका समाधान करेंगे। मुझे आपसे पूछने का अफसोस है। बिलुओ अवाक रह गया। अब यही एकमात्र रास्ता है। वान टैंग का चेहरा बदल गया। वो शर्मिंदा लग रहा था। ऑगस्ट से सावधान रहना। बिलुओ ने सिर हिलाया और वान टैंग को गौर से देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? वान टैंग दंग रह गया। बिलुओ बिना कोई जवाब दिए आगे चला गया। वान टैंग को शक था कि उसने ये सब जानबूझकर किया था। यह उसे चिढ़ाने का बदला था। वो बहुत संकीर्ण सोच वाली थी। बिलुओ ने अपनी आंखों के कोने से वान टैंग को देखा। जब उसने उसके हताश भाव को देखा तो उसके होठों का किनारा थोड़ा ऊपर उठ गया। वे दोनों भी दूसरों के पीछे पीछे बड़े हॉल में चले गए।